हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश रूल भारत आया, इंडिया आया, एंड उसने हमारी इंडियन इकोनॉमी को कैसे एक्सप्लॉइट किया, हमारे पीपल्स को, रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लॉइट किया गया, और उसके बाद की जो कंडीशन थी हमारी इकोनॉमी की वो कैसी थी। ये पूरी यूनिट है जिसका आज फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद दो चैप्टर और हैं इसमें, हम उससे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। जो भारत में ब्रिटिश रूल आया वो आया कैसे? सो बैटल ऑफ प्लासी, ये एक बैटल लड़ा गया था जिसके दौरान ब्रिटिशर्स जो थे हमारे देश में यानी कि भारत में फाउट इन 1757 में लड़ा गया था। पर्पस क्या था इसका? जो पर्पस क्या था ब्रिटिश रूल का इंडिया आने के लिए, ठीक है ना? उनका क्या था? द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी। उनका जो मेन मकसद था, मेन मोटिव, मेन पर्पस यही था कि हमारी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे अपने देश के डेवलपमेंट के लिए। हमारे देश की इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी की तरह यूज करना चाहते थे, यानी कि हम उनके फीडर बन जाए। और क्या होता था, हमारा वो रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते थे, ठीक है? जैसे कि दैट इज हमारे भारत में काफी सोने की चिड़िया हमें बोला जाता था, तो यहाँ काफी सस्ते में रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते थे, ठीक है? उसके बाद अपने देश में जाके यानी कि ब्रिटेन भेज देते थे उसको। ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज में, जो उनकी इंडस्ट्रीज होती थी, उनकी इंडस्ट्रीज में फिनिश्ड गुड बनते थे, यानी कि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो भी कंज्यूम करने लायक होते हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, वो यहाँ पर बन के भारत में ले आते थे और उसको क्या करते थे? महंगे में बेचते थे। यहाँ के जो लोग थे उनको बेचते थे अपने मशीनी प्रोडक्ट, और वो हैंडीक्राफ्ट से सस्ते होते थे। तो क्या होता था, हमारे देश में कंपटीशन होने लग जाता था कि हैंडीक्राफ्ट लोग खरीद नहीं रहे, और मशीन से जो बनने वाले गुड्स हैं यानी कि जो ब्रिटिश वाले गुड्स हैं वो लोग खरीद रहे हैं, उनके कंज्यूमर बन गए हैं, ठीक है? तो हम क्या बन गए थे? उनके कंज्यूमर बन गए थे फिनिश गुड के। और वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, तो हम उनके रॉ मटेरियल सप्लायर भी बन गए थे, ठीक है? उन्होंने, उनका यही मकसद था हमारे देश में आने का, हमारे देश को एक्सप्लॉइट करने का, हमारे देश में, हमारे देश की इकोनॉमी को अपने फायदे के लिए यूज करने का। देन दे एक्सप्लॉइटेड इंडिया नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। उन्होंने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, और पीपल को, ह्यूमन रिसोर्सेज को भी डिस्ट्रॉय किया फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री, अपनी खुद की कंट्री के फायदे के लिए। देन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल आफ्टर 200 ईयर्स, 15 अगस्त 1947, ठीक है ना? हमें आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है? कितने? 200 साल के राज के बाद। 1757 से 1947 को हमें आजादी मिली थी। लगभग 200 साल बाद हमें आजादी मिली ब्रिटिश रूल से। लेकिन इसके बीच में क्या क्या हुआ? उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को, हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया, एग्रीकल्चर को कैसे नुकसान पहुंचाया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल ही ब्रिटिश रूल है, ठीक है? ये दोनों एक ही होते हैं, कॉलोनियल और ब्रिटिश रूल एक ही है। बिफोर द अराइवल ऑफ, ये बोल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम थी, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम थी लेकिन उससे पहले यानी कि ब्रिटिश रूल से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, सबसे पहले वो देखते हैं। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी वॉज करेक्टराइज्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स। हमारी इकोनॉमी के ये तीन फीचर्स थे। पहला क्या है? प्रॉस्पेरस थी हमारी इकोनॉमी, सेल्फ डिपेंडेंट थी, समृद्ध इकोनॉमी थी हमारी, प्रॉस्पेरस थी, ठीक है? हम किसी पे डिपेंड नहीं थे, हम अपना एग्रीकल्चर का जो हिस्सा, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का हिस्सा था, और वही हमारी जो लाइवलीहुड है उसका मेन वो था। मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे देश में जो होती थी वो एग्रीकल्चर थी, और उससे हमारी काफी अच्छी वो चलती थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब चीजें हमारे देश में थी, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो प्रॉस्पेरस थी। फिर है अगला, अग्रेरियन, यानी कि एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे लोग, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा लोग करते थे। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन क्या करती थी? एग्रीकल्चर में इंगेज थी, ठीक है ना? वो अपने जीवन यापन के लिए, लाइवलीहुड के लिए क्या करते थे? खेती करते थे, एग्रीकल्चर में इंगेज थे। देन वेल नॉन हैंडीक्राफ्ट, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी हमारी, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, और वो हमारे मार्केट में तो बिकता ही था माल, लेकिन बाहर के देश को भी, देश की भी उसकी डिमांड थी कि हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड थी, जो लोग हाथों से बनाते थे, ठीक है? हमारी वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन एक्सेट्रा। इन सभी फील्ड में, कॉटन में हो गई, सिल्क में हो गई, टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन,
हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बनते थे। ठीक है, इसमें हमारा जो देश था बहुत अच्छा था। तो तीन फीचर्स है हमारी इकोनॉमी के बिफोर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अराइवल से पहले। ठीक है, बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश रूल हमारे तीन वो थे। पहला क्या है, प्रोस्पेरस थी हमारी इकोनॉमी। सेकंड, अग्रेरियन थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। एग्रीकल्चर, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे थी। इसलिए जो उनका मेन मोटिव था एग्रीकल्चर को उन्होंने सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि हमारी जो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी, अपने खाने पीने के लिए, अपने पैसों के लिए, सब जगह पे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। इसलिए कल्चर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, वेल नॉन हैंडीक्राफ्ट था हमारा। ठीक है, अब आ जाता है देयर पॉलिसीज ब्रॉट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उन्होंने हमारे फंडा उन्होंने हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंजेस लाए। ठीक है, क्या होता था, दे ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। क्या करते थे वो, हमें क्या बना दिया था, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। जो ब्रिटेन से आते थे फिनिश गुड, उसका हमें क्या बना दिया था, कंज्यूमर बना दिया था। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारी इकोनॉमी ब्रिटिश रूल से पहले कैसी थी, उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया, हमें क्या बना दिया, रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, और फिर उनके फिनिश गुड्स का जो ब्रिटेन में बन के यहाँ पर आते थे उसका हमें क्या बना दिया, कंज्यूमर बना दिया। देन आ जाता है लो लेवल ऑफ पर कैपिटल एंड नेशनल इनकम। पर कैपिटल इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना, एक पर्सन की आय कितनी है, ठीक है ना, हमारे देश में। दूसरा होता है नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम कितनी आ रही है, ये हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी देश की डेवलपमेंट को दिखाने के लिए। इन दोनों चीजों से को काउंट करके पता चलता है कि हमारी जो जीडीपी में हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर हम कैसे, हमारा जो देश है वो डेवलपमेंट में कितना आगे चला गया है। नो सिंसियर अटेम्प्ट मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेटेड इंडिया नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम। जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा कोई भी सिंसियर स्टेप नहीं लिए गए हमारे इन दोनों चीजों को निकालने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए कोई भी सीरियस स्टेप नहीं लिए गए थे। देन सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट, कुछ लोगों को फर्क पड़ा इन चीजों से। कौन थे वो लोग, दादा भाई नौरोजी, VK RV राव, RC देसाई, ये लोग थे जिन्होंने कुछ कोशिशें की, बट इनकंसिस्टेंट क्या हुआ, रिजल्ट निकला। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, हाउएवर एस्टिमेटेड ऑफ डॉक्टर राव ऑन नेशनल इनकम कंसीडर वेरी। जो डॉक्टर राव थे उनकी जो नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम पर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट पाए गए, क्या, ग्रोथ के, पर कैपिटल इनकम के एस्टिमेटेड उनके सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रेलिवेंट पाए गए। ठीक है ना, क्या था, हमारी जो जीडीपी थी वो 2% थी, 2% हो गई थी, और जो 0.5% ग्रोथ इन द पर कैपिटल आउटपुट पर ईयर, हमारे हर साल का जो आउटपुट था, पर कैपिटल आउटपुट कितना निकल रहा था, 0.5%, जो कि बहुत कम है। ये हमारी जो कुछ चीजें दिखाई गई हैं, जो ब्रिटिश रूलर ने आकर क्या करा था, पर कैपिटल एंड नेशनल इनकम को निकालने के लिए कोई तरीका नहीं था। पहली बात तो वो चाहते ही नहीं थे निकालना, उन्हें हमारे से कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें जिनसे मतलब था सिर्फ अपनी इकोनॉमी से मतलब था। उन्हें हमें बस फीडर इकोनॉमी की तरह यूज करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया, क्या क्या सिस्टम चलाया जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सप्लॉइट हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नियरली 85% ऑफ द कंट्री लिव्ड इन विलेजेस, विलेजेस में रहते थे कितने, 85% ऑफ पीपल कंट्री के हमारी। 75% ऑफ पीपल जो थे, पॉपुलेशन जो थी, कहाँ पर इंगेज थी, फार्मिंग में इंगेज थी, एग्रीकल्चर में इंगेज थी। ठीक है, स्टिल द कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, फिर भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे अपने खाने के लिए। कब, ब्रिटिश रूल के आने के बाद। एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं था इंडस्ट्रीज के लिए। मेन रीजन फॉर स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर, मेन रीजन है एग्रीकल्चर में एक्सप्लॉइट होने के, एग्रीकल्चर के गिरने के। ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो गई, ये सब कैसे हुआ। तो मेन कारण क्या है उनके, क्या कारण है, फर्स्ट है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। व्हाट इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ये था जमींदारी सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जमींदार रख रखे थे जो जमीनों को ओन करते हैं। जमींदार कौन होते हैं, जो जमीनों को ओन करते हैं, जिनकी जमीनें होती हैं, उनको उन्होंने क्या बना दिया, जमींदार बना दिया, लैंडलॉर्ड बना दिया। जो क्या करते थे, ये जो जमींदार थे ये किसानों से क्या करते थे, किसानों से कर वसूलते थे, लगान वसूलते थे, जिसे लगान बोलते हैं। एक तरह का ये टैक्स था, टैक्स वसूलते थे किससे, फार्मर से। ठीक है, फार्मर से क्या वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। चाहे फार्मर कैसे, उसकी खेती खराब हो गई हो, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ किससे मतलब था, अपने टैक्स से, अपने लगान से मतलब था। जो ये क्या करते थे, एक फिक्स अमाउंट में और एक फिक्स डेट पर, इनकी एक डेट फिक्स होती थी, उसको क्या करते थे ये, उनको देना होता था ब्रिटिशर्स को।
किसको देना होता था? ब्रिटिशर्स को। यानी कि पहले ब्रिटिश हो गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स हो गए, उसके बाद ये हो गए हमारे जमींदार, उसके बाद हमारा फार्मर, फार्मर इनको देता था, ठीक है। ये लेते ही लेते थे, चाहे उनकी क्रॉप खराब हो जाए, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसान डेट में हो, पोवर्टी में हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें क्या फर्क पड़ता है, बस की लगान मिल जाए। और अगर इन्हें लगान नहीं मिलती थी और ये आगे नहीं दे पाते थे, तो इन्हें जमींदारी के जो लैंडलॉर्ड के उससे हटा दिया जाता था, अपने पद से हटा दिया जाता था इनको, इसलिए इनको इनसे लेना होता था। और जो बाकी बचता था, एक फिक्स्ड अमाउंट ही किसको देते थे? ब्रिटिशर्स को देते थे, और जो बच जाता था ये अपने पास रख लेते थे, ठीक है। कभी कभी जो किसान होते थे, जो फार्मर्स होते थे, इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए भी क्रॉप्स नहीं बचते थे, सारी क्रॉप्स भी ले लेते थे और इनसे जो पैसे भी ले लेते थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? लीड टू एक्सप्लॉयटेशन एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। दे हैड नो राइट्स एंड लिव्ड इन पॉवर्टी एंड डेट, इनके पास लैंड का कोई राइट नहीं था, एंड लिव्ड इन पॉवर्टी एंड डेट, ये कर्जे में और गरीबी में रह रहे थे, ठीक है। ये हमारे लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, जिसमें क्या करते थे? जमींदारी सिस्टम में, अंडर दिस सिस्टम वेयर ब्रिटिश मेड लैंडलॉर्ड्स कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, लीड टू एक्सप्लॉयटेशन एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चर। हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत पिछड़ा हुआ हो गया था इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कारण हमारी एक्सप्लॉयटेशन का था एग्रीकल्चर में, वो सबसे बड़ा कारण यही था, ठीक है। जमींदार जो इनसे कर लेते थे, बेचारों को देना पड़ता था, और उनके पास खाने के लिए भी क्रॉप्स नहीं बचती थी, सारी क्रॉप्स भी रख लेते थे, ठीक है, जो इनके इनके यहाँ पे काम करते थे। अब जिनके पास जमीन नहीं है वो इनके यहाँ पर जाकर काम करेंगे, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, इनके यहाँ पर जाकर काम करते थे, उन्हें खाने को भी नहीं मिलता था। दे हैड नो लैंड राइट्स एंड लिव्ड इन पॉवर्टी एंड डेट, ठीक है। अब दूसरा क्या कारण है? कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को क्या किया गया? कॉमर्शलाइजेशन किया गया। व्हाट इज कॉमर्शलाइजेशन? कॉमर्शलाइजेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन सेल्फ कंजप्शन। कॉमर्शलाइजेशन क्या था? क्रॉप्स ग्रो करना, किसके लिए? मार्केट में सेल करने के लिए, नॉट फॉर सेल्फ कंजप्शन, खुद के लिए नहीं। पहले क्या था? ब्रिटिश रूल से पहले हम अपने लिए क्रॉप्स, जो 75% ऑफ पीपल जो थे, जो एग्रीकल्चर में एंगेज थे, ये क्या करते थे? अपने लिए क्रॉप सेल्फ कंजप्शन के लिए ग्रो करते थे, ठीक है, इनकी सेल्फ कंजप्शन होती थी उससे। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो ये मार्केट में सेल करने के लिए इनको मजबूर किया गया कि तुम ऐसी क्रॉप्स ग्रो करो जो कि मार्केट में होती है, ठीक है ना। जैसे कि शिफ्टिंग क्रॉप्स, इन्होंने शिफ्ट कर दिया फार्मर्स को फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में। कैश क्रॉप जैसे कि जो बाजार में बिकती हैं, मार्केट में जिनका पैसा मिलता है। पहले सेल्फ कंजप्शन के लिए करते थे ये ग्रो क्रॉप, ये खेती करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं? कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो कि मार्केट में बिकती हैं। जैसे कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स, इनको ज्यादा पैसे दिए जाते थे कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, ये सब क्या थे हमारे पास? क्या है? ये कैश क्रॉप है जो कि मार्केट में बिकती है। और जो यूज कौन करता था? यूज ज्यादातर ब्रिटिशर्स द्वारा यूज किया जाता था, क्योंकि हमारे पास तो इंडस्ट्रीज ही नहीं थी कि हम इन सामान से क्या कर सके? प्रोडक्शन कर सके। क्या कर सके? प्रोडक्शन कर सके आगे आने वाली चीजों के लिए, और फिर उसको प्रोड्यूस कर सके। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो इन्हें अपने फायदे के लिए यूज करते थे, ब्रिटेन ले जाते थे और वहां से कपड़ा कॉटन का बना के या फिर इन सब चीजों से कुछ ना कुछ बना के भारत में आके हायर प्राइजेस पे बेचते थे, ठीक है ना। ये था हमारा कमर्शलाइजेशन। उसके बाद आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये क्यों थी? प्रोडक्टिविटी क्या होती है ना, जब आउटपुट निकलता है किसी भी चीज का, कोई भी चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो आउटपुट निकलता है उसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाना, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, ब्रिटिशर्स को कोई मतलब ही नहीं था, उन्हें सिर्फ लगान वसूलने से मतलब था, उन्हें ये नहीं पता था कि किसानों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ है, उनका कोई मोटिव भी नहीं था ऐसा। टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, जो क्रॉप्स में एक्सटर्नल सोर्सेज द्वारा जो पानी दिया जाता है, वो इरिगेशन फैसिलिटीज होती है, उसका भी कोई खास इंतजाम नहीं था, लैक था, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी गिरती थी। उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, वो कैसे खेती ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे? वो डिपेंडेंट किस पे थे? बारिश के पानी पे डिपेंडेंट थे, नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी लो हो गई थी। ब्रिटिश रूल स्पेंड लिटिल ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल और मास ऑफ एजुकेशन, उन्होंने बहुत कम स्पेंड किया एग्रीकल्चर पे, ठीक है ना। स्पेंड लिटिल, बहुत कम नाम का, ठीक है। ऑल ऑफ दिस मेड इट डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच कॉज परपेचुअली लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इससे क्या हुआ?
क्या हुआ, ऑल ऑफ दिस इज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस क्या, इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर और HYV सीड्स हो गए, इन सब का यूज कैसे करेंगे जब उनके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ठीक है, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। कॉज परफेक्चुअली लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इसी वजह से क्या थी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। जो हमारी जो आउटपुट निकलती थी वो कम निकलती थी, क्यों, हमारे पास मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ही नहीं थे। अब तो हैं, मशीनें हैं, ट्रैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट तब कुछ भी नहीं था। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ना के बराबर, ना क्या थे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी स्कैरसिटी थी, यानी कि कमी थी, ठीक है। नीदर हैड रिसोर्सेज, तो इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी नॉर हैड इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, उसके बाद इनके पास इंसेंटिव यानी कि किसी चीज को करने का मोटिव, मोटिव भी नहीं है कि वो एग्रीकल्चर में थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट करें, नहीं, इन्होंने नहीं करी टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई एग्रीकल्चर में। इंडिया फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। इंडिया ने फेस की स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। ऑल्दो सम फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप। कुछ जो फार्मर्स थे इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट तो थी नहीं, उन्होंने फूड क्रॉप्स की जगह कमर्शियल क्रॉप, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, कैश क्रॉप्स वो उगाने लग गए थे। उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स पे क्या कर दिया, स्विच कर दिया, जो कमर्शियल क्रॉप्स बनाने लग गए। और ये शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं, शेयर क्रॉपर्स एक वर्ड दे रखा है, शेयर क्रॉपर्स होते हैं जो कि जमींदारों के यहाँ काम करते हैं और उनको अपनी क्रॉप्स का, ठीक है ना, जमींदारों के यहाँ पे काम करते हैं, अपनी क्रॉप्स का कुछ पार्ट यहाँ शेयर करना पड़ता है, कुछ पार्ट, ये ज्यादा पार्ट इनको यहाँ पर शेयर करना पड़ता है, और कुछ 1-2 किलो इन्हें खाने के लिए मिलता है। दैट इज शेयर क्रॉपिंग, शेयर क्रॉपिंग, ठीक है। और शेयर क्रॉपर्स काम करते थे वहां पर। बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे एक्सप्लॉइट किया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, यानी कि हमारी हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज थी उनको बंद कराया गया। तो वो कैसे हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहला पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कि डिक्लाइन ऐसे करने में हमें मजबूर किया गया। कैसे, द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड। दो तरफा उनका जो था ब्रिटिश रूल का पर्पस था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे क्या था, पहला, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीपर रेट टू बी यूज बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, ठीक है। उनको इंडस्ट्रीज में, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में यूज करना, जिससे वो क्या बनाते थे, फिनिश्ड गुड बनाते थे, उसको क्या करते थे, टू सेल फिनिश्ड गुड ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। ये उनका दो टू फोल्ड क्या था, टू फोल्ड पर्पस था, मोटिव था। पहला क्या था, रॉ मटेरियल यहाँ से चीपर रेट पर लेकर जाना, उससे क्या बनाते थे वहाँ मॉडर्न इंडस्ट्रीज में, उनकी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनमें ब्रिटेन में, वहां पर फिनिश गुड बनाते थे। उसके बाद उसी फिनिश गुड को हमारे इंडियन मार्केट में हायर प्राइसेस पे बेचते थे। हमारा ही रॉ मटेरियल अपने यहाँ पर ले गए और उसी सामान को यहाँ लाके बेच भी दिया, और फिनिश गुड के ऊपर उन्होंने प्रॉफिट भी कमा लिया, ठीक है। ये था उनका टू फोल्ड मोटिव। अब है रीजन फॉर डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट। रीजन क्या था डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट के पीछे, ठीक है ना, जिन्होंने डिक्लाइन करा हैंडीक्राफ्ट को, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये क्या था, एक पॉलिसी थी, टैरिफ पॉलिसी यानी कि टैक्स पॉलिसी। दिस पॉलिसी अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ देयर फिनिश्ड गुड। क्या होता था, जो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है उनके पास, हमारा ही रॉ मटेरियल उनके बाहर इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो फ्री में जाता था, नो टैक्स, ठीक है। उसके बाद जो उनका वहां से फिनिश प्रोडक्ट आता था, फिनिश्ड गुड्स जो बनते थे उनके वहां पे, वो जब इंडिया आते थे बिकने के लिए, तब भी उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, फ्री होता था। बट हैवी ड्यूटी वॉज इम्पोस्टेड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। बट उन्होंने क्या किया, हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, उन्होंने कहा अगर तुम इसे बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो क्या तुम्हें एक टैक्स पे करना पड़ेगा, हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अब हमारी इंडस्ट्री पे क्या क्या इम्पैक्ट आए। क्या इम्पैक्ट आया, पहला तो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। हम अब सोचो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हैंडीक्राफ्ट नहीं चल रहा, और हमारा जो यहाँ पर था वेल नोन हैंडीक्राफ्ट था, ठीक है ना। जब वो नहीं चलेगा तो लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, उनसे कोई माल खरीदेगा ही नहीं, क्यों, लोग डिपेंडेंट हो गए थे फिनिश प्रोडक्ट्स पे। फिनिश प्रोडक्ट्स क्यों, क्योंकि वो सस्ते होते थे, मशीन पे बनते थे, तो वो कम समय लगता था, और हैंडीक्राफ्ट ज्यादा पैसों में बनता था, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज हम हाथ से बना रहे हैं तो उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, और वो
ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए वो महंगा होता है। ठीक है, तो वो महंगा होता था एज कम्पेयर टू फिनिश गुड जो कि ब्रिटेन से आते थे। तो लोग उनके कंज्यूमर बन गए थे और हमारी जो हैंडीक्राफ्ट थी वो कोई खरीदता नहीं था। ठीक है, हमारे इंडियन पीपल भी उन पर डिपेंडेंट हो गए थे गुड्स के लिए, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। दूसरा क्या हुआ, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड, हम इम्पोर्टर बन गए फिनिश गुड के। ठीक है ना, ये पूरा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ठीक है, कैसे हुआ और रीजन क्या क्या थे और इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, अब आ जाता है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होता है? पहली बात तो कैपिटल गुड्स होते हैं वो गुड्स जो कि मशीन और टूल्स जितने भी होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं। Those industries which can produce machine tool during British rule, there are hardly any capital good industry to promote further industrialization. तो वो क्या कह रहा है कि हमारी जो दूध इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स वो ही होती है हमारी कैपिटल इंडस्ट्री। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के टाइम पर कोई भी हमारे यहाँ पर कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। ठीक है, और ना उन्होंने ऐसा कोई कोशिश की कि वो बनाए, कि हाँ वो चाहते ही नहीं थे कि हम आत्मनिर्भर बने, हम इंडिपेंडेंट बने, इसलिए वो ये करते थे कि उन्होंने हमें कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री स्टेब्लिश नहीं करने दी, और हमारे पास इतने रिसोर्सेज और चीजें नहीं थी जो हम कैपिटल गुड इंडस्ट्री खोल सके। ठीक है, प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, कोई हार्डली ही कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी हमारे यहाँ पे। लो कंट्रीब्यूशन ऑन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी पे हमारा लो कंट्रीब्यूशन हो गया था, क्योंकि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट थी वो एक्सप्लॉइट हो रही थी, हमारी एग्रीकल्चर वो एक्सप्लॉइट हो रही थी। तो जो जो हमारी जीडीपी थी उससे भी इम्पैक्ट बहुत बुरा आ रहा था। ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्री सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन वेरी स्मॉल, बहुत थोड़ा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रह गया था। देन आता है लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट जो ओन करती है वो वाला सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर की जो लो लिमिटेड था, जो हमारा पब्लिक सेक्टर था कहाँ पर था, बस द पब्लिक सेक्टर रिमेन कॉन्फाइंड ओनली टू द रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन में था, स्पोर्ट्स में था एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। सब सिर्फ था हमारा जो पब्लिक सेक्टर था। पब्लिक सेक्टर की लिमिटेड रोल की वजह से भी काफी चीजों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ठीक है, और ये सब चलता आया है। डिइंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लैक ऑफ कैपिटल इंडस्ट्रीज हुई, लो कंट्रीब्यूशन ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा रह गया था। ठीक है, अफेक्ट आए हैंडीक्राफ्ट पे। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये बात चीजें थी जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सप्लॉइट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। हमने पढ़ा एग्रीकल्चर कैसे एक्सप्लॉइट हुआ, इंडस्ट्रीज कैसे एक्सप्लॉइट हुई। हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि हम फॉरेन ट्रेड पे कैसे इम्पैक्ट आया, हमने हमारे यहाँ से जो व्यापार होता है बाहर वो उससे कैसे इम्पैक्ट आया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सबके बारे में हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में अपने फीडबैक जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।